यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और न्यू क्लास, जिसमें कि आपको करवाने वाले हैं मैथ्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिनके भी परीक्षा आने वाले दिनांकों में है 7, 8, 9, 10, जिन दिनांकों में आपकी परीक्षा है या मई में आपकी किसी भी दिन परीक्षा है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि हम मैथ्स के इसमें बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाने वाले हैं, है ना? तो आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, एक नंबर। जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो क्वेश्चन जीडी एसएससी जीडी पूछ रहा है, वो क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो आपको उस वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपके लिए मैंने एक टेस्ट भी बनाया है इसी क्वेश्चन बेस्ड पर, तो वो भी अटेंड करना है, ठीक है? तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसका कमेंट आपको मैं 30 सेकंड दूँगा एवरी क्वेश्चन करने के लिए, तो आपको क्वेश्चन अटेंड करना है, ठीक है? ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। एक 8 अंकों की संख्या 45 से विभाज्य है। यदि अंकों को पुनः व्यवस्थित किया जाए तो नई संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो संख्या 45 से विभाज्य है, यानी कि 9 और 5 से विभाज्य है। 45 का जो मल्ट वो अगर अब आप करेंगे फैक्टर, तो इसी प्रकार निकलेगा ना, 9 और 5 से। तो आपको 9 का जो पता है कि 9 की जो 9 से विभाज्य होती संख्या, वो उसके अंकों का योग कितना होता है? 9 अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है, ठीक है? आपको ये पता होगी। अगर आपको नहीं पता 9 की डिविजिबिलिटी, तो क्या होता है कि अंकों का जो योग होता है 9 से विभाज्य होता है, ठीक है? यानी कि मैं एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल है हमारा, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 9 से 72 लेता हूँ, ठीक है? 72 मैंने लिया, तो इसका जो अगर आप इसका योग करेंगे 7 + 2 9 होता है, तो 9 किससे डिवाइड है? अगर आप यहाँ पे करेंगे 7 + 2 यानी कि 9, किससे विभाज्य होता है ये? किससे होता है बताइए? ये होता है अपना 9 से डिवाइड होता है, ठीक है? और एक क्वेश्चन यही बोल रहा है कि उसको अगर रीअरेंज करें, रीअरेंज करेंगे तो आपको ऐसा 227 भी लिखते, फिर भी इनका योग जो है कितना रहेगा? योग तो हमेशा एक सही रहेगा ना, तो नो फिर भी वो 9 से कटेगा ही। तो ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन को करना है कि जैसे कि 5 और 4 तो किससे विभाज्य होगी? तो यदि अंकों की पावर बेस्ट क्या है, तो नई संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी बताइए? नई संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी? किससे विभाज्य होगी? 5 का तो नहीं कह सकते ना, 5 का किस लिए नहीं कह सकते अपन? तो 45 आ सकता क्या? 45 से विभाज्य होगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि अगर कोई संख्या 45 से विभाज्य है, तो वो किस-किस से हो सकती थी? 3 से, 9 से, 3 से हो सकती थी विभाज्य और 9 से भी हो सकती है, 5 से भी हो सकती है, ठीक है? और 45 से भी हो सकती है। लेकिन 45 से जब होगी जब उसको रीअरेंज नहीं किया जाए। यहाँ पर क्या किया गया है? रीअरेंज किया, तो यानी संख्या कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे हम मान लें, जैसे हमारी 144 एक संख्या है माना कि, ठीक है? माना कि 144 संख्या है, तो अगर आप उसको रीअरेंज कैसे भी कर लें, जैसे हम इसको कर कर लेते रीअरेंज 414 कर लेते, ठीक है? तो अंकों का योग तो 414 होगा, तो यानी कि वो 9 से तो डिवाइड होगी ही। साथ ही साथ 9 से डिवाइड होगी, तो यानी कि 9 अगर ऑप्शन में यहाँ पर कहीं 9 होता तो वो तो हम लगा देते। चलो यहाँ पर 9 नहीं है, तो 9 से डिवाइड होती है तो वो 3 से तो ज़रूर ही डिवाइड होगी, तो राइट आंसर यहाँ पर 3 होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो बताइए? बात समझ में, अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड होती है, तो वो उसकी जितनी भी फैक्टर होती है, उस सब से डिवाइड होगी। जैसे कि कोई संख्या की 12 से डिवाइड होती है, तो वो 4 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड होगी, क्योंकि ये उसके फैक्टर हैं। तो आपको इस टाइप से ये क्वेश्चन याद रखना है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कर दें, हम पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को आपके लिए समझाने के लिए एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि थोड़ा-सा समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जिसने मेरी क्लास ली है पुरानी, उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, क्या बताना है आप सभी को, कि इस जैसे ही आप इस क्वेश्चन को एंड करेंगे, मतलब ये आप क्वेश्चन करेंगे सारी क्लास देखने के बाद, आपके लिए मैंने एक टेस्ट तैयार किया है। क्या किया है? एक टेस्ट तैयार किया है। देखिए आपके लिए बिल्कुल फ्री एक टेस्ट तैयार किया है। तो आपको बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आने, जैसे ये क्वेश्चन है, पैटर्न आपका सेम रहेगा। एक 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य, यदि संख्या को आपस में बदल दिया है, तो नई संख्या में किससे विभाज्य होगी बताइए? बिल्कुल सेम पैटर्न पे मैंने आपको क्वेश्चन सेट कर रखे हैं। तो आपको जो कुछ इसके बाद क्या करना है, आपको क्विज़ लगानी है। क्विज़ आपको मिलेगी किसके बाद?
खोज मिलेगी आपको वीडियो देखने के बाद, और वीडियो देखने के बाद ही आपको लगाना चाहिए, ठीक है? तो हम अपने क्लास पे आ जाते हैं। ये रही आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2340 और 1551 को भाग देने पर क्रमशः 40 और 33 शेषफल प्राप्त हो। बताइए, इसका राइट आंसर बताइए क्या होता है? इस टाइप की जब भी कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए देखने को, तो आपको क्या करना है? इन सभी का निकालना है क्या? एचसीएफ निकालना है, ठीक है? एचसीएफ निकालना है, तो सिर्फ बात कर रहा है कि ऐसा कि 40 और 33 शेषफल बचे। तो सबसे पहले शेषफल बचे, तो इसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में से घटा, मतलब जो संख्या दी है उसमें से घटा देते हैं। जैसे कि 2340 में से 2340 में से 40 को घटा देते हैं, और 1551 में से 33 को घटा देते हैं, ठीक है? और इसके बाद क्या बची? ये बची अपनी 2300, और ये बची अपनी कितनी? आप इसमें से 3 घटाएँगे, कितना बचेगा बताइए? 1518। तो अब इनका हमें निकालना है क्या? एचसीएफ, ठीक है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है? तो इनका एचसीएफ निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 461। तो इनका जो हाईएस्ट कितना आएगा? सॉरी 46, मैं क्या ही 461, 46 आ जाएगा इनका हाईएस्ट फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप कैसे निकालते हैं? आप एलसीएम जैसे निकालते हैं 2300 में, और आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं 1518 का। तो आप निकालेंगे जैसे ही, तो जो हाईएस्ट कॉमन आएगा, एक 23 आ जाएगा और एक आ जाएगा आपका 2। तो ठीक है, 2 और 23 कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो आपका 46 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1088 वास्तविक संख्याओं का शून्य है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएँ नकारात्मक होंगी? बताइए। थोड़ा-सा मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में कर रहा हूँ। आप सभी पॉज़ करके वीडियो को आप क्वेश्चन करें और सॉल्व करें। बताइए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है। औसत शून्य का मतलब क्या है? उनका योग शून्य होगा तभी तो औसत शून्य होगा। तो माना कि जैसे कोई संख्याएँ हैं 10 तो शून्य कैसे हो सकता है? उनका योग शून्य कैसे हो सकता है? तो योग शून्य अगर देखो, अगर हमारी 1088 संख्याएँ ही प्लस की होंगी, अब जुड़ के और उसका डिवाइड करेंगे तो शून्य तो कभी नहीं आ सकता। इसमें से हम क्या सोच सकते हैं कि 1087 संख्याएँ अगर हमारी क्या होती हैं? प्लस की हों। ये पूछ रहा है अधिकतम कितनी संख्याएँ नकारात्मक हो सकती हैं? नकारात्मक हो सकती हैं। तो नकारात्मक कितनी हो सकती हैं बताइए? तो अगर हमारी 1087 संख्या माइनस की हों, और अगर इसमें हम 1 प्लस की संख्या जोड़ दें, 1 प्लस की संख्या बड़ी जोड़ दें, है ना? जैसे ये 1, जैसे आपने माइनस का 1 लिया, माइनस का आपने 2 लिया, माइनस का 3 लिया, माइनस का 4 लिया, ठीक है? लिया कोई भी संख्या, मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ आपको, ठीक है? और अगर आपने इसमें प्लस का 10 जोड़ दिया, एक संख्या जोड़ दी, तो ये क्या हो गया? 4 2 3 3 6 4 10, तो माइनस का 10 और प्लस का 10 ये 0 कर दे रहा है। इसी प्रकार से मैंने बताया कि माइनस की हम 1087 संख्याएँ लेंगे और प्लस की एक संख्या लेंगे। जब इन दोनों को अपन जोड़ देंगे ना, तो फिर भी क्या आएगा? 0 आएगा, और जब 0 को आप औसत निकालेंगे 1088 संख्याओं का, तो कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि जो नकारात्मक संख्याओं की मैक्सिमम संख्या होती है 1087 हो सकती है। कोई क्वेश्चन अगर बाई क्वेश्चन कोई ये दिमाग में ये आ रहा है कि क्यों 1088 माइनस की ले सकते हैं क्या हम? तो आप अगर 1088 माइनस की लेंगे, तो फिर इसमें आपको भाग देना पड़ेगा 1088 से ही। तो आप कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर आ जाएगा, ठीक है? वो भी माइनस का आएगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है? तो शून्य नहीं आएगा आपका औसत। औसत शून्य आपका तभी आ सकता है, जब आप मैक्सिमम संख्याएँ 1087 लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेले 12 दिनों में, बी 18 दिनों में काम कर सकता है। ये क्वेश्चन आप लोग जितने भी लोग लाइव हैं, वो क्वेश्चन को करने का कोशिश करें। आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं। आया आंसर? येस और नो लिख दें कि आप कर रहे हैं या नहीं।
इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? ए अकेली 12 दिन में काम करता है। जो हमेशा उनका जो काम का जो पैसा बँटता है, वो बँटता है उनकी क्षमता के अनुसार कि कौन कितनी क्षमता में कर सकता है। चलो इसको देखते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में, ठीक है? आपको ये याद रखनी। चलो ठीक है, माना कि इनकी जो मतलब टोटल काम कितना है, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा कितना? 36 हमारा एलसीएम आ गया। ये हो गया अपना कुल काम। क्या हो गया? कुल काम। ठीक है, कुल काम हो गया। तो ये पर डे ए का पर डे काम कितना हुआ? यानी कि ए की क्षमता। क्वेश्चन का मतलब ये ए की क्षमता। ए की क्षमता कितनी है? 12 दूनी 12 तिया 36 यानी कि 3। बी की कितनी है? बी की कितनी है क्षमता? 18 दूनी 36 यानी कि 2। इसकी 3 है, इसकी 2 है क्षमता, ठीक है? अब क्वेश्चन बी 7200 काम का ठेका लेते 7200 में लेते हैं, तो इनकी क्षमता आ गई, लेकिन सी की नहीं बता। सी की मदद से वे 5 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, ठीक है? तो 5 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी कि ये लोग भी 5 दिन काम करेंगे, यानी कि ए की कुछ क्षमता, बी की क्षमता प्लस सी की कुछ क्षमता से ये तीनों अगर हम 5 दिन काम करते हैं, तो कितना काम हो जाता है हमारा? 36 हो जाता है, ठीक है? हो जाता है। तो ए की कितनी है? ए की क्षमता कितनी है? 3 है। बी की कितनी है? 2 है। सी की पता नहीं है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुल करते हैं 5 का गुणा बराबर 36, ठीक है? तो 5 5 का 5 में करेंगे आप कितना हो जाएगा? 25 प्लस 5c बराबर 36। तो यहाँ पे माइनस में होगा, क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। तो 5c बराबर इसको आप माइनस करेंगे 25 को, इसमें से कितना बचेगा आपका? 11। कितना बचेगा? 11 बचेगा ना? 25 11, ठीक है? इसके बाद ई बराबर 11/5। तो ये आ गई इसकी क्षमता। अब टोटल कितना हुआ? 7200। 7200 हुआ। अब कितने में बटेगा? तो सबसे पहले तो इसकी क्षमता 3 प्लस 2 प्लस इसकी क्षमता कितनी आ गई? 11 प्लस 2 और 11 प्लस 5 जोड़ देते इसको, कितनी हो गई? 5 3 15 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 55। 55 नहीं, ये 11 ही आएगा। 5 जोड़ दो सबको, 15 10 25 10 35 और 1 36/5। ये आ गया कुल काम, ठीक है? आ गया कि नहीं? 36/5 कुल काम। तो 36/5 जब इनने मतलब इनकी कुल क्षमता में से इसने कितना किया अपना? 1 मिनट रुकना।
हेलो, आवाज़ आ रही है आप सभी को? थोड़ा-सा एक कॉल आ गया था। ये क्वेश्चन आप सभी ने किया कि नहीं किया? तो इसका क्या हो गया था, कुल कुल इनका कितना आया था? ये आ गया था अपना 36/5, ठीक है? और इसी की कितनी है? 11/5। तो इस ये काट दो, 36 दूनी 72, 11 दूनी 22, तो 22 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये हमारे यहाँ पर राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका बताइए। राम एक काम को 7 दिन में कर सकता है, 10 दिन काम करने के बाद राज अकेले के बचे काम को 35 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? राम एक काम को 60 दिन में कर सकता है। राम कितने दिन में करता है? 60। 10 दिन काम करने के बाद राज अकेले के बचे काम को 35 दिन में पूरा करता है, बताइए। तो हम कैसा कर सकते हैं? मान लें हम इनका 35 दिन में पूरा करता है, तो आप कैसे करेंगे बताइए? अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं 60 का और 35 का, कितना आ जाएगा बताइए? ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7। ये इनका एलसीएम आ गया, ठीक है? ये मान लें हम टोटल काम है। राज एक काम को 60 दिन में कर सकता है, तो यानी कि उसकी जो क्षमता हुई राज की, वो कितनी आ गई? राज की क्षमता कितनी आ गई? 60। तो ये आ गई राम की राठी हम लोग 7, क्योंकि अगर हम डिवाइड करेंगे इसको, आप इसको देखो, अभी भी होता है तो इसको पूरा नहीं लिखते। पूरे लिखने से क्या होगा, डिवाइड करने में बार बार दिक्कत जाएगी। जैसे मैंने इसको एलसीएम ऐसा लिख लिया, तो ये एलसीएम है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। जैसे 60 को करना है तो 5 काट दिया, 3 काट दिया, 4, तो यानी 60 हो गया, तो बचा 7, ठीक है? और 10 दिन काम करने के बाद, तो 10 दिन में राम कितना काम कर गया? 10 दिन में काम किया राज ने, कितना किया? 70 काम कर लिया, ठीक है? 10 दिन राम ने काम किया तो 70 काम कर दिया, ठीक है? अब बचा कितना काम? काम कितना बचा? तो इस टोटल काम को आप निकालेंगे। वैसे तो मैं इसी को सॉल्व करके बता सकता हूँ। 5 दूनी 10 और 70। तो आप इसको सॉल्व ही कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 5 चौक 20 दिया 60, बड़े तो 7, तो ये हो गया 420 टोटल काम हुआ इनका, ठीक है? 70 इस काम इसमें से कमा देते हैं। 70 काम इसमें कमा दे तो कितना बचा? 350 काम और बचा। तो राज अकेले बचे काम को 35 दिन में पूरा करता है, ठीक है? तो अगर 35 दिन में पूरा करता तो ये पर डे कितना करता है काम? 10। 35 दिन में कर रहा, तो जो उसकी क्षमता है किसकी? र- ये राम की लिखी थी क्षमता, ये राज की आ गई। ये राज की क्षमता आ गई 10। तो दोनों मिलकर काम कितने? तो 17। 17 दोनों की क्षमता हुई, इसकी जोड़ देंगे और टोटल काम कितना है हमारा? 42। भाग दे देंगे इससे। 17 दूनी 34, बचे कितने? 8। 17 चौको 68, बचे कितने? 12। ये हमारा आंसर हो गया, राइट। ठीक है, क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन थोड़ा-सा आपको टफ सा लग रहा होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। और इसके टेस्ट आपको लगाना है। ए किसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 80% अधिक कुशल है, ठीक है? तो बी जो है ए से 80% अधिक कुशल है, यानी कि बी ए से 80% कम कुशल है, सॉरी कम कुशल है। तो यानी कि ये अगर बी होगा, तो ये कितना होगा? 100 होगा। बी ए से 80% कम कुशल है, ठीक है?
इसके बाद और सी बी से 50% अधिक कुशल है। सी जो है बी से 50% अधिक कुशल है। 50% अधिक कुशल है। सी जो है बी से 50% अधिक कुशल है, तो यानी कि 100। सी हो जाएगा 100। बी और सी 36 दिन तक काम करते हैं, शेष काम ये कितने दिन में करेगा? तो ए किसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर सभी की क्या, सभी की निकाल लेते हैं क्या। तो ये यहाँ पे 100 है, तो कॉमन क्या है? बी। तो इसको हम कर देते हैं बी से कम 20 25 100 50 या 150, 50 दूनी 100। तो बी बटे ए बराबर आ गई 1/5, और यहाँ पर सी बटे बी बराबर कितना आ गया? 3/2। क्योंकि बी की क्षमता और ए की बी की क्षमता यहाँ पे बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी बटे ए कितना आ गया हमारा? 2/10। और सी कितना आ गया? सी बटे बी कितना आ गया? वो 3/2 है। इन सब की क्षमता आ गई हमारी। अब ए किसी काम को 90 दिन में कर सकता है, तो पर डे 10 करता है, 90 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितना हो गया? 10 इंटू 90, यानी कि टोटल काम हमारा हो गया 900। बी और सी 36 दिन तक काम करते हैं। बी और सी 36 दिन तक काम करते हैं, तो इस केस में क्या होगा? बी प्लस सी। बी प्लस सी 36 दिन तक काम करते हैं, यानी कि बी की क्षमता बी प्लस सी बराबर होगा 5। तो 36 दिन तक काम किया ने, 5 5 पर डे के हिसाब से, तो 5 इंटू 36 बराबर कितना किया? 36 पंचे 180। 180 ने काम कर दिया। टोटल तो कुल काम था कितना? कुल काम था 900। 36 काम इनने कर लिया। 36 पंचे 180 काम कर लिया किसने? बी और सी ने। कितने दिन करके? 36 दिन कर दिया। 180 काम कर दिया, तो हम इसमें से घटा देंगे 180 को। कितना बचा अपना काम? 720। 720 काम बचा। तो ए कितने दिन में करेगा? ए की क्षमता क्या है? ए की क्षमता आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 है, तो अगर 10 से करेगा ये, तो कितने दिन में कर पाएगा? 72 दिन में। तो 72 हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, बी। इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी इंक्लूड किया है। एक बेईमान व्यापारी 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक बेईमान व्यापारी 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और 20% छूट देता है, लेकिन 1 किलो की जगह 900 ग्राम तौलता है। शुद्ध लाभ क्या हो? जैसे कोई वस्तु है, 1000 ग्राम ली, 1 किलो यानी 1000 ग्राम, और 1 ग्राम 1 रुपए की आती है, तो 1000 रुपए की ही ली। 1000 रुपए में 1000 ग्राम। ठीक है, ये बात तो आप लोगों को समझ में आई इतनी? ठीक है, इजी इजी पॉइंट है ये, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद बेईमान व्यापारी 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि 1000 रुपए की चीज पे कितने अंकित किए उसने? मार्केट जो मार्केट प्राइस उसने कितने की उस पे? 1500 उसने उस पे लिख दी। ठीक है, इतनी बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 20% छूट देता है, इस पे अपन 20% छूट भी दे देते। वो कह रहा है कि इस पे उसने छूट दी। अगर उसने इस पे छूट दी, इस पे उसने छूट दी, यानी कि 1500 का 20% कितना होता है? आप सभी को पता होगा कितना होता है? 300 होता है। 300 छूट देने के बाद कितना हो गया? 1200 रुपया उसकी प्राइस बची। ठीक है, लेकिन 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलता है। 1 किलो की जगह कितना तोलता है? 900 ग्राम। तो आप लोग ये बताइए कि 1 ग्राम 1 रुपए की आ रही, तो 900 ग्राम कितने की हुई? तो 900 ग्राम भी 900 रुपए की हुई, बात चीज की नहीं हुई। 1000 रुपए की 1000 ग्राम आई, 900 ग्राम कितनी आई? 900 रुपए की। तो वो 1 किलो की जगह दे रहा है 900। 900, तो जो उसकी कॉस्ट प्राइस आई वो 900 रुपए आई उस चीज की, आई कि नहीं आई? कह रहा है कि 1 किलो दे रहा है, लेकिन वो आपको दे रहा है 900 ग्राम। 900 ग्राम की जो कॉस्ट आई, वो आई यहाँ पर आपकी कितनी? 900 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस 900 हो गया उसका। ले कितना रहा आपसे? 1200 रुपए। तो जो सेलिंग प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस 900, और सीएसपी कितनी हो गई? 1200, क्योंकि आपसे वो 1200 रुपए पर, वो कह रहा है कि आपको 1 किलो दे रहा। तो अगर 900 पर 300 का उसको फायदा हो गया, क्यों? क्योंकि 900 और 1200 का डिफरेंस कितना होता? 300। तो बताइए कि लाभ परसेंट कितना होगा? आप कर देंगे यहाँ पे, 3 से काटा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 33 सही 33%। इजी क्वेश्चन था और ये पूछता है आपसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 लीटर वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि लागत मूल्य पर बेचने पर भी 35% लाभ हो? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइए। ऑप्शन से कर देती क्वेश्चन कि जैसे ये क्वेश्चन उठाया पहले, 7 पे लाभ 20 का, 20 पे 7 का लाभ, तो यानी कि 100 पे कितना, 20 पंजे 100, 5 7 35, यही क्वेश्चन फिट हो गया हमारा 35%। इसको ट्राई करते ये आता ही नहीं, इस पर ट्राई करते कितना आता आपका 10-30% आता, ये भी नहीं है। इसको ट्राई करते आप तो ये भी नहीं आता, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। एक दुकानदार 15 वस्तु की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, ठीक है, और 4% की छूट भी देता है। यदि उसे 35% लाभ होता है तो मार्क प्राइस बताइए, बताइए। राइट आंसर बताइए इसका। क्या है इसका करेक्ट आंसर? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में भाई साहब। जिसका सबसे पहले आएगा उसका सिलेक्शन पक्का है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जिसका। 15 वस्तु खरीदने पर एक मुफ्त मिलती है, ठीक है, 15 वस्तु खरीदने पर एक मुफ्त मिलती है, तो कुल वस्तु दी उसने कितनी बोला? 15 और एक बस, कुल जो वस्तु दी उसने 15 एक बराबर 16, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर फार्मूला सुना होगा, एक एक फार्मूला होता है, मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल होता है 100 प्लस प्रॉफिट, और एक होता है 100 माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये एक फॉर्मूला होता है। तो कैसे रखेंगे? बताइए बताइए, इस फॉर्मूले से आपको करना है क्वेश्चन को, करके बताइए। करने का कोशिश करिए भाई साहब। एक वस्तु और 4% की छूट देता है, यदि उस 35% का लाभ होता है, तो 4% की तो छूट दे ही रहा है, ठीक है, सबसे पहली बात। और 15 खरीद पर एक मुफ्त दे रहा है, तो अगर 15 खरीद पर एक मुफ्त दे रहा है, तो 15 खरीद पर एक मुफ्त दे रहा है, यानी कि 16 पर एक, 16 पर एक।
तो कितना आएगा बताइए? 16 पर 1, 16 पर 1 फ्री दे रहा है वो, ठीक है। तो कितना हो गई ये, कितनी परसेंट की छूट हो गई? 1696 यानी कि 6.25%। और 4% की नकद छूट देता है, तो कुल छूट कितनी हो गई? कुल छूट, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स बाई अपॉन 100, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एक्स क्या है? 4 प्लस 6.25 माइनस अपॉन 100। तो आप इसको निकालेंगे सॉल्व करके, तो ये आ जाएगा 10.25 माइनस ये कट, ये आ जाएगा अपना 0.25। तो इसका आ जाएगा वो आपको यहाँ पर 10%। 10% जो क्या हो गया? 10% क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। 10% क्या हो गया? डिस्काउंट। तो अब यहाँ पर हम रेशियो निकाल लेते हैं इसका, एम पी बटे कॉस्ट प्राइस बराबर कितना होगा? 100। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 35 का। टोटल डिस्काउंट कितना है? 100 माइनस 10, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कितना आ जाएगा? 135 बटे ये आ जाएगा अपना 90। काट दो इसको, 15 से काट दो, 15 से काटा या 45 से काट दो। 45 से 3 बार कटेगा, या 45 दो, 3 बार 2। सेलिंग प्राइस की मार्केट प्राइस 3 थी, कॉस्ट प्राइस 2 थी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मार्कअप की गणना करो। तो कितना? 3 से कॉस्ट प्राइस 2 थी, और जो मार्केट प्राइस थी, तो 2 से 1 बढ़ाया उनने, 2 से बढ़ाया 1, तो कितना हुआ? मतलब 2 से बढ़ाया, 3 कर दिया ना, तो 1 बढ़ा, 2 पे बढ़ा 1, तो 3 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 50%। तो 50% बढ़ाएगा ये, जो जो मूल्य बढ़ाएगा वो 50% बढ़ाएगा। तो राइट राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15,625 की राशि 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पर 24,389 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। इसका राइट आंसर बताना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है ये, और आता भी ये परीक्षा में। किसी जिन जिन को पता होगा इजी क्वेश्चन है ये, कैसा होता है? ये किसका क्यों होता है? 25 का क्यों होता है? कितने का? 25 का क्यों होता है, ठीक है। और ये कितने का क्यों होता है? ये होता है अपना 29 का क्यू। दोनों पक्षों का अगर हम क्यू बोलेंगे, घनमूल लेंगे, तो ये आ जाएगा 25/29, ठीक है। 25 पे 4 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 25 पे बढ़ा 4, तो 100 पे कितना? 25 चुको, तो आंसर आ जाएगा हमारा 16% क्या होगी दर। आपको याद होने चाहिए, ऐसी कोई भी क्वेश्चन आए 3 साल वाला, और अगर आपको यहाँ पे घनमूल पता है उनके, तो आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पर कितना होगा आपका, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे होता 6400, ठीक है। 6400 होता, 6400, या मान लेते हैं यहाँ पे हम 6400 की जगह कितना मान लेते हैं, 125 होता, ठीक है। और यहाँ पर कितना होता? 216 होता। तो यहाँ पर 125 और 216 का अगर आप बोलेंगे क्या, घरमूल, तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पर आ जाता 6, ठीक है। तो 5 पर 1 का कितना हो गया? 5 20 100, तो 20% यहाँ पर दर होती, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि 7 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगुना हो जाती है, 16 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे? तो देखो, सबसे पहले ये हुई इसकी राशि, को यहाँ पे हो गई, क्या हो गया? राशि है कोई, ठीक है। 7 साल में, 7 साल में एक थी कोई राशि चीज, यहाँ पर कितनी हो गई? 2, ठीक है। दुगनी हो रही है, तो ये हर 7 साल में कितनी होगी? दुगनी, तो यानी हो गई यहाँ पे 4। अगले 7 साल में कितनी हो गई? 8। और अगली 7 साल में कितनी हो गई? 16। हो गई कि नहीं हो गई? +7 +7
क्योंकि ये हर 7 साल में क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। देखो एक राशि 7 साल में दुगनी हो जाती है, तो 7 साल में दुगनी हो गई, अगले 7 साल में भी दुगनी हो जाएगी, क्योंकि ये मूलधन हो जाएगा, फिर ये मूलधन हो जाएगा, फिर ये 16, 7 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौको 28, तो 28 सालों में कितनी हो जाएगी, अपने आप की 16 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 2 साल का साधारण ब्याज 420 और चक्रवृद्धि ब्याज 450 है, तो मूलधन बताना है। तो आप बताइए, साधारण ब्याज अगर 2 साल का साधारण ब्याज 420 है, तो 1 साल का कितना हुआ, 1 साल का, 1 साल का अगर साधारण ब्याज हुआ, तो 420 में अगर 2 का भाग देंगे आप, तो कितना आ जाएगा, 210 रुपये, ठीक है। और दूसरी दाल का साधारण ब्याज, जो दूसरी दाल का साधारण ब्याज भी 210 होगा। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज की कंडीशन में क्या होता है, सीआई की कंडीशन में क्या होता है, पहले ब्याज का जैसे साधारण ब्याज आया अपना 210 रुपये, ठीक है। दूसरी साल में जो ब्याज आया 210 रुपये, और प्लस पहली साल पर आपका इंटरेस्ट लगेगा, पहली साल पर आपका इंटरेस्ट लगेगा कितना, तो इस पे लगेगा कितना लगेगा, 30 लगा। क्यों लगा 30, क्योंकि ये टोटल 450 हो रहा है, तो 210 यानी कि 420 और 30 और आ रहा है, तो वो इस पे इंटरेस्ट बन रहा है, इस पे फर्स्ट ईयर के ब्याज पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 30 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो 210 पे जब 30 रुपये कितना परसेंट के बराबर है, बताइए कितने परसेंट के बराबर है, तो ये कहलाई क्या, काट दो इसे, 100/7%, ये कहलाई क्या, दर, दर निकल आई। तो मूलधन क्या, ये निकल आई क्या, दर निकल आई, लेकिन यहाँ पे दर तो हमें निकालनी ही नहीं थी, ठीक है, तो दर तो निकाल ली, ये थी दर। तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि हाँ हाँ 2 साल का ये था, और ये 30 बराबर दर, तो मतलब ये उतना परसेंट होगा, तो ऐसा कर सकते थे कि 210 बराबर 210 बराबर 100/7%, ठीक है, 210 बराबर 7%, ये परसेंट इतनी आई, तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, 210 गुणित अपने 100 7/100 गुणित 100 बराबर 100%, 100% यानी मूलधन। इससे इसको काट दो, इसका गुणा कर दो, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1470, हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, बी हमारा राइट आंसर होगा। एक पिरामिड का आधार एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। यदि इस पिरामिड का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले पिरामिड आधार आधार जो होता है उसका, पिरामिड का आयतन क्या होता है, 1/3 पिरामिड का आयतन, एक बट्टे तीन गुणित ऊंचाई गुणित आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। 1/3 कुछ ऊंचाई होगी, आधार का क्षेत्रफल क्या है, जिसकी भुजा मतलब कि ये स्क्वायर क्योंकि इसका वर्ग है, ठीक है, तो इसका आधार है वर्ग है, तो 1/3 गुणित ऊंचाई कितनी है 24 और वर्ग कितना है 10 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा आपका, 3 से काटेंगे 8 बार और ये हो जाएगा 800, ये हो गया अपना 800, हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक और बात कह रहा है आपसे, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया, उसका क्या आयतन हो गया, क्यूब हो गया। पिरामिड आधार वर्ग है, इसका पिरामिड का आयतन गोले के आयतन के बराबर है, तो जो 800 है ये बराबर है किसके आयतन के बराबर, गोले के। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। तो हमें त्रिज्या निकालनी है गोली की, हमें यानी कि आर का मान चाहिए, तो इसको इस साइड ले जाओ, 800 बटे यहाँ पे 4/3 का हो जाएगा 3/4, नीचे आ जाएगा पाई और इसको काट दो, 200 तो ये आ जाएगा 600/पाई, यहाँ पे आपका आर क्यू चल ही रहा है, तो बराबर आर क्यू, तो आर बराबर √600/पाई, ये हमारा राइट आंसर आएगा। इसमें सही से लिखा नहीं, ये वाला है राइट आंसर है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म की ऊंचाई, प्रिज्म क्या होता है, उसका ऊपर नीचे समान होता है, ठीक है। तो इसका जो समकोण प्रिज्म का जो क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई होता है क्या, प्रिज्म का आयतन, ठीक है। तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, बड़ी भुजा को छोड़कर किन्हीं दो भुजाओं की गुणा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी भुजा क्या है 25, तो हमने 7 ले ली और 24 ले लिया, ठीक है। गुणित ऊंचाई ले लो, ऊंचाई कितनी है 15 है, 2 से काट दो 12 बार, 12 से 84, गुणित कर दो 15, 15 जो को 60, 126। तो ये हमारा बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। अभी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी के लिए एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन करना है। अभी हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं और आपको इसका जो टेस्ट है वो मिल जाएगा। आपको इतने ही क्वेश्चन करवा दिए हैं, आपको कल कुछ करवाएंगे, कल थोड़े से और करवाएंगे। तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। आज थोड़ा सा हमें दूसरी क्लास लेनी है, इसके बाद हम जी के जीएस जो आज आया है उसकी क्लास लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी से पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्वेश्चन करेंगे कल। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको कोई लगानी हो इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट में जरूर बताना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। एक ये क्वेश्चन है और एक इसका ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आपको करके बताना है, ठीक है।